हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रोज़गार पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ जो कि ओरिएंटेड है आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स के लिए। तो बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द सीरीज़। हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। एक सीरीज़ दी हुई है 5875 5875 6897 897 357 3 5 और 7। ये हमें एक सीरीज दी हुई है। इसकी हमें माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका बताने के लिए, मीडियन बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका मीडियन। इसके लिए हम सबसे पहले इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में हम रख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसमें, देखिए सबसे छोटा है 3। ठीक है, 3 सबसे पहले आ गया। सबसे पहले 3, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा 5 5 और 5। तो 3 बार 5 5। ठीक है, इसके बाद उससे बड़ा 6 हो गया। उसके बाद 7 2 और 3। तो हमारा 3 बार 7 ओके। इसके बाद हमारा इससे बड़ा होगा 8 कितने बार आया है, 8 आया हमारा 2 बार। ओके, लिख देते हैं 8 और 8। अब बच गया अकेला 9। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि चढ़ते क्रम में लिख लेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल टर्म्स काउंट करेंगे। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, टोटल 11 टर्म है हमारी। तो हम क्या करेंगे, 11/2। ठीक है, हमारा क्या आ गया 5.5। ओके, अब 5.5 हमारा जो आया है, तो हम इसमें देखो, अब यहां से हम या तो 5 पे जा सकते हैं या फिर 6 पे जा सकते हैं। हम हमेशा प्लस का लेंगे, हमेशा छठी टर्म पे जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा मीडियन। 1 2 3 4 5 6 7 7 इज आर मीडियन। क्लियर है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपके सीरीज में ओड नंबर है टोटल, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 11 नंबर है, उसमें एक ऐड कर दो और बाय 2 कर दो, अभी भी आपका सेम ही आएगा 6। तो छठे नंबर पे जो होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इवन नंबर होते तो, मान लो ये 9 ना होता। ठीक है, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम इस पे फर्दर देख रहे हैं कि अगर इवन होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या 10 हो गए, तो 10/5। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारा, इसका सॉरी 2, 10/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ 6 है, और सिक्स्थ भी लेनी पड़ेगी। फिर हमें जब हमारा इवन होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों लेकर उनको ऐड करना पड़ेगा। 6 + 7 इज इक्वल टू 13/2। तो ये हमारा क्या आएगा, 6.5 विल बी आर मीडियन। हमारी माध्यिका क्या होगी, 6.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4:5 में हैं, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस किस रेशियो में है, ए और बी सर्कल मान लीजिए हमारे पास, उनकी रेडियस है 4:5 में। ठीक है, तो अब इसने हमसे पूछा है कि इनका जो एरिया होगा, ये जो सर्कल्स का एरिया है ना, वो सेकंड का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट का कम होगा, तो फर्स्ट से कितना % कम होगा, हमें ये बताना है इसमें। ओके, ये हमारी होगी रेडियस। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। ओके, रेडियस हमें मिल गई, इसमें 4 है, तो पाई और 4 का स्क्वायर 16 पाई, ये एरिया है। इसमें कितनी होगी, πr², 5 का स्क्वायर 25 पाई। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब बी का हमारा जो क्षेत्रफल है, एरिया है वृत्त का, वो 25 पाई है और ए का हमारा 16 पाई है, तो हमारा कितना एरिया टोटल कम है, 9 पाई। 25 से कितना कम है, 16 का, तो 9 कम है, कितने पे, 25 पे, 25 पे। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये कटेगा नहीं, ये 4 पे कट जाएगा, तो टोटल हमारा 36% ये कम होगा। कितना कम होगा, 36%। ओके, ठीक है। अब की बार हम जो क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए मैं कुछ टाइम आपको दूंगा, आप खुद सोल्व करके देखिए, अगर फिर आपको नहीं आता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए, ट्राई कीजिए कि आप खुद से कर पाएं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ चुका है, आपको खुद को की तैयारी को एनालाइज करना है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा बताना आपको। ठीक है, टोटल हम आपके लिए इसके लिए देते हैं 10-15 सेकंड, आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। ओके, उम्मीद आपने आंसर निकाल लिया होगा, अगर आप नहीं निकाल पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन देखिए। सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1/cos स्क्वायर थीटा -1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारा, ये होगा 1/sin स्क्वायर थीटा -1। कोई ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी हमें यूज नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्म में हम इसको खत्म कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका एलसीएम लेने के बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। दूसरे में देखते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा, साइन को साइड भेज देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बस यही चीज हमें यहाँ पे पुटअप करनी है, कर देते हैं। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसमें हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि क्या ये इससे नहीं कट रहा है, ये इससे कट रहा है, बिल्कुल आंसर आ गया हमारा 1।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। ओके, नेक्स्ट सम लेते हैं। कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। इफ, इसमें दे रखा इफ, यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 47 है, तो x प्लस का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, और ऑप्शन दे देते हैं आपको a 6, b 7, c 8, d 0। टाइम लीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आंसर आए तो बताइए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, आप सोल्व कीजिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला नहीं है। चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर आएगा 7। ठीक है, अगर आपका कुछ हो रहा है तो एक बार देखिए, हम सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। इसमें क्या करेंगे कि ये इससे कट गया, खत्म करो। हमें इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 47 की, तो इसकी जगह हम रख देते हैं 47 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया, 49 लिख देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया हमारा, किसका स्क्वायर रूट होता है 49, 7 का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा तरीका था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, 72 रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी 8 नहीं, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपके 7, B 8, C 9 और D 6 बता दीजिए। इसके लिए आपको दी जाते हैं 15 सेकेंड। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान है। इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 8। ठीक है, 8 आंसर इसका आएगा। कैसे आएगा ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, इसको हम कंप्लीट को x के इक्विवेलेंट मान लेंगे। अब ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अब आप 1000 टर्म भी देखोगे तो 72 के अंडर रूट में माइनस होता जाएगा, यही सेम टर्म। तो हम इसको मान लेते हैं x के इक्वल, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में सारा काम x के इक्वल ही मानने का है, बचपन से मानता है। चलो 72 ये हो गया। अब ये देखो, इसको छोड़ दो, क्या ये x नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक ही जा रहा है।
तो इसको भी x रख सकते हैं, रख दो माइनस x, रख दिया। अब स्क्वायर रूट ले सॉरी स्क्वायर कर लो दोनों साइड, इसकी साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो गया और इसकी साइड स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, हटा दिया। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? नहीं है। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 72। अब इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे? इसमें हमें दे रखा 6, 7, 8 और 9। डायरेक्ट वैल्यू पुट से उठा लो, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 6 को रखेंगे 36 और 6 42 आएगा, नहीं हो सकता। 7 को 56 नहीं आएगा। 8 को क्लियर दिखाई दे रहा है कि 72 हो जाएगा। तो हम इससे खत्म कर देंगे सवाल को कि 8 हमारा सही आंसर है। ठीक है, रख के देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगी। 64 इज इक्वल टू 72 माइनस 8, 64 दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इस तरह से ये मतलब इसमें जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम इसको x के इक्वल पुट कर लेंगे, एक टर्म को छोड़ के। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे इसी मेथड से सोल्व हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अंडर रूट 121 बाय 11 इंटू 45 बाय 169 अंडर द रूट इंटू 13 बाय 225। अब क्या है कि इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर मैथ्स के जब भी आप सम सोल्व करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की। और कैलकुलेटिव पार्ट में आपको 15 या फिर 20 तक तो ये मान के चलो कि आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसमें सारा उनका ही खेल है, अगर वो आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 121 अंडर रूट 121 की क्या वैल्यू होती है? 11 बाई 11 इंटू 45। 169 किसका अंडर रूट वो होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 13 का, इंटू 13 बाय रूट सॉरी 225 होता है हमारा 15 का। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये 3 पे चला गया, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो ऑफ राम एंड सीताज एज इज 4:3। राम और सीता इनकी उम्र का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है इनकी उम्र का? 3:4। ओके, सम ऑफ द एजेस इज 28 ईयर्स। तो दोनों की जो उम्र है उनका टोटल सम क्या है? राम प्लस सीता दोनों 28 साल के हैं कुल। ओके, व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद, 8 साल बाद उनकी आयु का कितना अनुपात रहेगा, क्या रेशियो रहेगा उनकी आयु का? ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या होगी 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, राम और सीता की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 3:4, 3:4। राम और सीता की एज का जो योग है, मतलब टोटल कितनी उम्र है उनकी? 28 साल। 8 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात रहेगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 4:5, 5:6, 6:7 और 7:9। ए, बी, सी और डी बताना आपको कि कौन सा आंसर इसका ठीक रहेगा। ठीक है, आपको इसके लिए देते हैं हम 30 सेकंड, ट्राई करें अपने आप।
अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद सोल्व करें। सोल्व करने के बाद अगर आप ट्राई करते हो आपसे नहीं भी होता तो आपको समझ में अच्छे से आ जाता है, ठीक है। तो एक बार किसी भी सम को अटेम्प्ट करने से पहले सॉल्यूशन देखने से पहले उसको अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। जिसने निकाल लिया अच्छी बात है। अगर आपका आंसर 5:6 आया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, और जिसका नहीं हुआ तो वो बोर्ड पे देखिए, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। राम और सीता की एज कितनी है? टोटल 28 साल, ठीक है, 28 साल है। उनका रेशियो कितना है? 3:4, यानी कि 3x + 4x में मान लूँ 28 है। टोटल हो गया 7x = 28। x की वैल्यू हो गई हमारी 4। इससे हमें क्या पता चलता है कि राम की उम्र 12 थी और सीता की उम्र 16 थी, ठीक है। ओके, राम छोटा है, सीता बड़ी है, ठीक है। राम और सीता की उम्र कितनी हो गई? 12 और 16। 8 साल बाद राम कितने साल का होगा? आज 12 साल का है तो 8 साल बाद 20 साल का होगा राम 20 साल का, ठीक है। और सीता कितने साल की होगी? 24 ईयर्स की। आज कितने की है? 16 की, और 8 साल बाद सीता हो गई हमारी 24 ईयर्स की। क्लियर है? तो राम और सीता की उम्र का अनुपात होगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5:6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसमें मेन क्या चीज़ थी? 3x और 4x को इसके इक्वल रखना है, 28 के इक्वल। x की वैल्यू आ गई 4 और उसको पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। किस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा? ठीक है, एक अमाउंट है x मान लो, उस पे रेट क्या है? 5%। ब्याज की दर क्या है? 5%। और टाइम कितना है? 2 इयर्स। ओके, हमसे पूछा है कि ये बता दीजिए, और हमारा बना कितना है इंटरेस्ट? 200 रुपये। ओके, एक्जैक्टली इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये हमारी अमाउंट थी, हमने इसको इन्वेस्ट किया 5% की रेट से, और टाइम लगा हमें 2 साल। 2 साल बाद हमें मिल गए 200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो 2 साल में 200 मिला, तो 1 साल में कितना मिलता? 100 रुपये। 100 रुपये मिलता। 2 साल का 2 इयर्स का इंटरेस्ट आपका 200 है, तो 1 ईयर का क्या होगा? 100 होगा, कोई डाउट नहीं है। और 100 की वैल्यू 5% दे रखी है इसने। 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है? 5%। अगर 5% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? कोई भी बता देगा कि सर 20 होगी। 100% यानी कि अमाउंट अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। 100% की वैल्यू हमें मिल गई, 2 जीरो और चिपका दो, 2000 रुपीज। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, आराम से हमारा सोल्व हो गया। और इसको आप मतलब फर्स्ट टाइम में कॉपी पेन पे करके देखोगे, ठीक है, अलग बात है। जब आप एग्जाम में देखोगे तो इसके लिए आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 साल के लिए 200 है, 1 साल के लिए 100 है, 5% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू 2000, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके माइंड में हो जाएंगे, आपको कॉपी पेन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक सवाल। फाइंड कंपाउंड अमाउंट फॉर
₹1000 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years। 1000 रुपये पे अगर 10% का 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगे तो 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगी? आफ्टर 3 years कितनी अमाउंट हो जाएगी? अमाउंट बतानी है। आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए 1000 रुपये, आपका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्ट किए। 3 साल बाद पूछ रहा है कि आपके कितने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, उसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1221, बी 1331, सी 1441, डी ये हो जाएगा आपका 1300। बताइए, इसके लिए आप ले लीजिए 30 सेकेंड। ओके, ट्राई कीजिए सोल्व करने का। सक्सेसिव इंक्रीज है तो देखिए, जिसका भी आंसर 1331 आया है उसका सबका ठीक है। ओके, देखते हैं। 1000 रुपये हमने चलो इन्वेस्ट कर दिए बैंक में। पहले साल ये जो अमाउंट थी इस पे 10% इंटरेस्ट लगा तो ये क्या हो गया? 100 से 110 हो गया, हो गया पहले साल के लिए। और ये सारी अमाउंट अब दूसरे साल कंप्लीट अमाउंट थी तो इस पे भी इंटरेस्ट लगा, कितना? 10% लगा दीजिए, 110। और अब क्या हुआ कि इस पे भी इंटरेस्ट लग गया इस कंप्लीट अमाउंट पे, कितना? 10% का, 100 से 110। पहले साल में हमारी जब हमने इन्वेस्ट किया हमारी अमाउंट क्या थी? 1000 रुपये। पहले साल कंप्लीट होते ही हमें इंटरेस्ट मिल गया 10% का कंपाउंड। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलने के बाद इतनी अमाउंट हमारी बन गई। दूसरे साल में 10% का और वो लगा कंप्लीट अमाउंट पे तो इतनी हो गई, और थर्ड ईयर में हमारा इतना इंटरेस्ट का रेट लगा तो हमारी टोटल इतनी हो गई। अब बचा क्या? सोल्व करना, काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 10, 3 0 है, 3 से 3 कैंसिल। इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी? 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 में एक और 11 था, इसकी हो गई 1331 रुपीज आंसर। ये हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगी कितने साल बाद? 3 साल बाद। ओके, ठीक है। अब आपका एग्जाम तो आ ही गया है, नोट्स बनाने में इसका टाइम मत लगाना। उसके बाद अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट सोल्व करते जाओ, कंसेप्ट को उठाते जाओ, पेपर में आए तो लगा देना। ठीक है। राम सोल्ड सम गुड्स फॉर 1020, thereby he lost 15%. ठीक है। In order to obtain 19% profit, what should be the selling price? Okay. राम ने एक वस्तु बेची 1020 रुपए में। राम ने बेच दी तो उसको कितना लॉस हुआ? 15% का लॉस हो गया, घाटा लग गया उसको। कोई भी चीज थी उसके पास, उसने 15% लॉस पे बेच दी 1020 में। ठीक है। अब उसको अगर ये मान लीजिए 19% का प्रॉफिट कमाना होता, 19% का प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितने अमाउंट पर इसको बेचना पड़ता? कहने के लिए सवाल प्रॉफिट लॉस में दे रखा है, लेकिन ओवरऑल हम इसको जानते हैं कि यूनिटरी मेथड का ही सवाल है। 1020 पे 15% का लॉस हुआ है, यानी कि
कॉस्ट प्राइस का 85% पे तो बेच दिया। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो, ये मान लो 100 रुपये खरीद ली, आपको 20 का घाटा हुआ है, तो यानी कितने में बेची? 80 में बेची। सिंपल सी बात है। 30 का घाटा हुआ तो 70 में बेच दोगे। ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि 1020 पे हमें 15% का नुकसान हुआ है, तो हमने बेची कितने पे है? 85% पे। हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए था, कितने? 90% का। तो 100% तो ऑलरेडी था, 190%। 119% करने के बाद परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 17 से काटेंगे 5, 17 सत्ता 119, 204 पे गया। 7 से कर दो तो ये होगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1428 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं। एक दो सम भूल जाते हैं कि आपको ऑप्शन ही देना था, बट कोई नहीं, आप वीडियो पॉज कर लेना, सोल्व करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को दोबारा से चलाओ और अपना आंसर देखो। ठीक है। रवि सेल 18 मार्कर, रवि ने 18 मार्कर बेच दिए फॉर द सेम मनी एज ही पेड फॉर 20 मार्कर्स, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये मान लीजिए उसने कुछ पैसे के 20 मार्कर खरीदे, यानी कि कॉस्ट बाय कितने किए? कितने मार्कर किए? 20 मार्कर किए उसने। ठीक है। उतने ही रुपए में उसने सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए उसने? 18 मार्कर। अब मान लो उसने 100 रुपए में 20 लिए और 100 रुपए में ही 20 बेच दिए। प्रॉफिट और लॉस में दो कंसेप्ट आते हैं आपके। सबसे पहले इसका ऑप्शन देते हैं, देखते हैं कौन निकाल पाता है। अगर आप निकाल पाते हैं तो आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला है 1/9% प्रॉफिट, सेकंड है 11:1/9% लॉस, थर्ड है 9:1/11% प्रॉफिट, फोर्थ है 9:1/11% लॉस। ठीक है। इसको सोल्व करके देखो कि आपका कितना आता है। ठीक है। इसके लिए आपको मिलती हैं 20 सेकंड्स। करोगे तो आसान है, छोटा है, ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं है। ट्राई करके देखो। और इसके बाद हम आपको इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल, और मनी के केस में अलग होता है, आर्टिकल के केस में, वस्तुओं के केस में अलग होता है। ठीक है। जिसका भी आंसर आया है 11:1/9%, तो उसका प्रॉफिट सही है, बाकी सबका गलत है, और बाकी सबका ये मेथड देखने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पैसे के केस में। एक वस्तु कितने की कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, वो आपने बेच दी 120 रुपए की। सेलिंग प्राइस क्या है? 120। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। 100 के लिए 120 की बेची, 20 रुपए मेरे जेब में रह गए। ठीक है। 20/100 गुणा 100, ये हमारा परसेंट निकालने का मेथड होता है। हमारा 20% प्रॉफिट हो गया। अगर ये सेल करता कितने का? 75 का, तो इसे क्या होता? लॉस होता। यानी कि हम प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? हमेशा सीपी पे। कितने का लॉस होता? 25 का। कितने पे होता? 100 पे होता। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 25% आ जाएगा इससे ये कटने के बाद। ठीक है। तो हमेशा हमारा पैसे क्या जब भी टर्म होगी, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। ओके। लेकिन जब बात आती है आर्टिकल्स की, अब इसने मार्कर खरीदे थे,
पैसे का जिक्र, पैसा तो कांस्टेंट था, ये तो हमने माना था, ये दिया भी नहीं गया था, सेम वैल्यू थी, इसको भी भूल जाओ। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल के केस में सेलिंग पे हमेशा हमारा कैलकुलेट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। कैसे, अब आप 20 मार्कर लेके आए, ठीक है, 20 मार्कर लेके आने के बाद आपने 18 मार्कर बेच दिए, कितने रुपए के, हमने अज्यूम कर लिया, कुछ भी अमाउंट अज्यूम कर लेना आप, 100 रुपये में और 100 रुपये में। अब देखो, मार्केट गया मैं, 20 मार्कर लिए, मेरी जेब में डाल के लेके आया, एक दोस्त मिला, उसने कहा यार 18 मार्कर, या फिर कोई भी, ये मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, तो मैंने 18 मार्कर 100 रुपये के बेच दिए, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे घर से गया या बचा, मेरे पास बचे 2 मार्कर, 2 मार्कर का प्रॉफिट हुआ मेरे को। क्यों, 20 लेके आया था 100 रुपये में, 18 बेच दिए, मेरे पास बच गए 2 मार्कर। अगर हमारे पास कुछ भी बच रहा है पैसा या फिर आर्टिकल, तो हमेशा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने मार्कर पे, मैंने बताया था, ये मार्कर हमेशा आपके आर्टिकल काउंट होंगे, 18 सॉरी सेलिंग पे, तो बेचे कितने, 18 मार्कर, ठीक है, 18 मार्कर, तो हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी, गुणा में 100 कर दो, 1/9 हमारा क्या होता है, 11 सी 1/9%, प्रॉफिट ही हुआ था, लॉस तो हुआ नहीं था। देखो, सेम पैसे में, सेम कीमत पर, समान कीमत पर अगर आप ज़्यादा चीज़ें लाकर कम चीज़ें बेचते हो तो आपका प्रॉफिट होगा, और कम चीज़ें लाकर ज़्यादा बेचते हो तो आपका लॉस होगा। ठीक है, अब आप 10 लेके आते, 12 बेच देते, 2 आपकी दुकान में ऑलरेडी पड़े थे, शॉपकीपर हो, तो 2 तो उसके घर से लगे हैं, इससे हमें क्लियर होता है कि हमारा लॉस होगा उस केस में। ठीक है, इस केस में हमारा प्रॉफिट था। ओके, ठीक है, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन इज 10,000, द प्राइस डिक्रीजेज 10% ईच ईयर, इन द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर व्हाट विल बी इट्स प्राइस। एक मशीन है, किसी ने खरीद ली 10,000 रुपए की, ठीक है, मशीन का सीपी कॉस्ट प्राइस था, तो उसमें क्या है कि कोई भी मोबाइल खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली, हमारा क्या होता है, उसका प्राइस डिक्रीज होने लग जाता है टाइम बाय टाइम। तो हर एक साल, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, हर एक साल कितना डिक्रीज आता है, 10% का डिक्रीज आ जाता है उसकी कॉस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद इसने हमसे क्या पूछा है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, चौथे साल की स्टार्टिंग में, 4th ईयर स्टार्टिंग, चौथे वर्ष के आरंभ में उसकी कीमत कितनी होगी मशीन की, मशीन प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ मशीन, हमें क्या बताना है, देखो हमने एक मशीन ली 10,000 रुपए की, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों स्टूडेंट्स के लिए कवर हो जाएगा। मशीन का कॉस्ट प्राइस कितने खरीदी, 10,000 रुपए की। ईच साल, हर एक साल कितना डिक्रीज आता है, 10%, उसकी कीमत में क्या होता है, 10% का डिक्रीज हो जाता है, उसकी कीमत 10% कम हो जाती है। चौथे साल की शुरुआत में मशीन का क्या प्राइस रहेगा, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ए, बी, सी 6390, डी 9210, बता दीजिए। इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 15 सेकेंड। आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कर लोगे। बस एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है आपको इस सवाल में, ठीक है। जिसका भी आंसर 7290 है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हम देखते हैं कैसे। एक मशीन थी 10,000 रुपये की। अब कईयों ने क्या किया होगा कि हर एक साल तो 10% का डिक्रीज है, यानी कि 100 से 90 हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है,
100 से 90 हो रहा होगा। पहले साल इतनी कीमत इसकी घट गई, दूसरे साल इसकी कीमत फिर 10% घटा दी, तीसरे साल इसकी कीमत फिर घटा दो। अब कईयों ने चौथे साल भी घटा दी होगी। यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर, चौथे साल की शुरुआत में। अगर अंत में होता तो चौथे साल की कीमत गिरती, लेकिन 3 ही साल हुए थे, 3 ही साल की कीमत गिरी है। चौथे साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 जनवरी को उसकी कीमत अगले साल वाली नहीं घटा सकते। तो हम केवल और केवल कितनी बार, 3 बार कीमत घटाएंगे 10% से, तो 90% रह जाएगी। अब इसको क्या करना है, ये सब कटने के बाद क्या बचा, 3 जीरो ये बच गई, काट दो, तो ये तीनों की तीनों जीरो कैंसिल हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, 1 जीरो बची है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 × 9 × 9, क्या इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 9 × 9 × 9, ये हो गया, जीरो लास्ट में लगा देंगे, ये हो गया 9 का क्यूब, 7 2 9 और लास्ट में 0। इतने रुपए इसकी चौथे साल के स्टार्टिंग में इसकी कीमत रहेगी। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। There are 2 candidates in an election, एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 प्रत्याशी हैं। A won and got 60% votes and won by 1400 votes। A जीत गया, A और B दोनों एक इलेक्शन में खड़े हुए थे। A को 60% वोट मिल गए और 1400 वोटों से जीत गया। ठीक है, हमें बताना क्या है, B के वोट बताने हैं। फाइंड B के वोट पता करें, B के वोट कितने मिले B को। देखिए, एक इलेक्शन में टोटल 100% वोट होते हैं, 100%। अगर 60% इसको मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है 40% तो इसी को मिले होंगे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब कितने ज़्यादा परसेंट वोट मिले इसको, 20%, और अमाउंट देखी जाए तो 1400 मिले, यानी कि 20% की वैल्यू हुई तो 1400 है, यानी कि 1400 हमारी क्या है, 20% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी की है, 40% की। इसके वोट कितने परसेंट है, 40% है, तो 40% की हमें वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 दूनी 40, टोटल 2800 वोट्स मिले किसको, बी को। दोबारा समझ लीजिए, एक इलेक्शन था, ए को मिले 60% वोट, 60% वोट मिले, बी को मिले 40% वोट। 20% से जीता, इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि 1400 वोट इसको ज़्यादा मिल गए। तो हमें पता है कि 20% वोट ज़्यादा मिले हैं, तो उसके बाद 20% की वैल्यू 1400 है, तो 40% की वैल्यू हमें बतानी है, वो होगी हमारी 2800 वोट्स। ओके, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्ग का अंतर क्या होगा। 2 नंबर दे रखे हैं हमें, A और B मान लीजिए, इनका योग क्या है, A + B = 20 और A - B = 8। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि इनके वर्ग का अंतर क्या होगा, A² - B² = what, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 140, 150, 160 और 170, E, B, C, D। ओके, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 20 सेकेंड। ट्राई करें कि कितना आपका आता है, फिर हम देखेंगे। 20 सेकेंड अटेम्प्ट करें अपने आप। बीस सेकेंड ज़्यादा हो जाएंगी, इतने देर का सवाल है ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल सी आइडेंटिटी लगानी है, देखते ही होने का सवाल है। A + B
इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 20 गुणा 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 160। जिसका भी 160 था उसका ठीक आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सम पे। एक कक्षा में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा के कुल छात्रों की संख्या के दोगुने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्लास में 800 चॉकलेट बांट दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट दिए गए, हर एक स्टूडेंट को जितने क्लास में टोटल स्टूडेंट थे उनके दुगने चॉकलेट दे दिए। मान लीजिए 40 स्टूडेंट थे तो टोटल कितने, एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिले, 80 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, तो डबल द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। चॉकलेट कितने मिले, चॉकलेट एक स्टूडेंट को कितने मिले, जितने क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका डबल। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं क्लास में। आपका ऑप्शन रहेगा 15, 20, 25, 30, ए बी सी और डी। 10 सेकंड है आपके पास, करके दिखाइए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, करिए। हो गया होगा आई थिंक। तो अब क्या है हमें देखना, देखो मान लो x स्टूडेंट थे एक क्लास में, उनको कितनी चॉकलेट दी गई, 2x चॉकलेट दे दी गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक x स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट दी गई, टोटल स्टूडेंट 2x चॉकलेट दी गई। तो टोटल चॉकलेट कितनी थी, 800 चॉकलेट थी। 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 800 है। x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400, x की वैल्यू हो गई हमारी 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गए, 20। जिसका भी 20 आंसर था उसका बिल्कुल सही था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्या है, ये हमारे स्टूडेंट हो गए, ये हमारी एक स्टूडेंट को मिलने वाली चॉकलेट हो गई। टोटल चॉकलेट कितनी लगी, 800। ठीक है, अभी इसको मैथमेटिकली सोल्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का, बस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बिजली के 100 मीटर लंबी किसी ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह ट्रेन बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। ओके, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, उसकी चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड में देखें तो 144 गुणा में 5/18, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 8 से गया यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। कितने देर में खंबे को पार कर लेगी, यानी कि ये चलती हुई जो ट्रेन है एक खंबे को जब भी क्रॉस करेगी इस स्पीड से कितनी देर में कर लेगी। हमें डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। इसको ट्रेन को यहाँ से चलते हुए कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है, इसको डिस्टेंस क्रॉस करना है 100 मीटर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से, ये मान लो आप, ये आपकी ट्रेन है 200 मीटर 100 मीटर की ट्रेन है, ये यहाँ से गुजरेगी। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल यहाँ से लेके इतना ही तो पोर्शन इसको क्रॉस करना है खुद के बराबर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इसको केवल और केवल 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितनी देर में, किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमको टाइम बताना है। टाइम होता ही क्या हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है। तो इसको काटा इससे तो ये हो गई हमारी 2.5 सेकेंड्स और 5/2 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन का जब आप चैप्टर करते हो तो 2-3 केस मैं आपको एडिशनली यहाँ पे बता देता हूँ। जब ट्रेन
किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो हमेशा केवल और केवल इस ट्रेन का ही डिस्टेंस जो है उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस माना जाएगा। जब भी ये ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म कोई भी और ट्रेन को क्रॉस करेगी और उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो x अगर ये है और इसकी लेंथ y है तो दोनों का डिस्टेंस x प्लस वाई माना जाएगा। ठीक है। और तीसरे केस में ये भी एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है y, लेकिन इसमें इस पैसेंजर के कंपैरिजन में जब आपसे पूछा जाए तो केवल और केवल यही डिस्टेंस आपका देखा जाएगा। जब हम फ्यूचर में क्लासेस पढ़ेंगे तो ये आपके और क्लियर हो जाएंगे, बट यहाँ तक का आपका उस केस में केवल और केवल ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है। ओके, आगे आता है आपका टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है MDH। MDH इसको याद करने के लिए ऐसा बोला जाता है बाय W, MDH बाय W, M1 D1 H1 वर्क 1, M2 D2 H2 वर्क 2। ओके, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है इन सवालों को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट सम जो आपका आएगा आप इससे सोल्व कर सकते हो। 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। 17 मैन 12 दिन में एक काम को करते हैं। तो अब आपसे पूछा गया 6 व्यक्ति 6 मैन उस काम को सेम वर्क को कितने दिन में कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। 32, 34, 36 और 30, A B C D। केवल और केवल 10 सेकंड है आपके पास ये सवाल सोल्व करने के लिए। कीजिए। ठीक है, उम्मीद कर ही लिया हुआ। बिल्कुल छोटा सवाल था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 17 M इंटू डेज 12, एक काम किया। 6 आदमी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 2 से कर दो तो 34 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ओके, 34 डेज लगेंगे उनको काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पाइप A और B किसी टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। A किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, B किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। अगर दोनों एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा टैंक कितना बड़ा है। मान लीजिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 लीटर का जो होगा हमारा टैंक था। तो 20 मिनट में 60 लीटर भरता है तो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, और ये कितना भरेगा 2 लीटर भरेगा। 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं, हमें यहाँ से पता चला। 1 मिनट में दोनों A और B कितना भर लेंगे 5 लीटर। 60 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगाएंगे। 60 लीटर भरने के लिए 12 मिनट लगाएंगे। कोई ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, आसान सा था। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो क्या करना आपको, कितनी देर में भर सकते हैं 20 गुना 30 में, और नीचे इनका जोड़ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। कैसे, इसको 50 हो गया, 0 से 0 कट गई, 5 चौके 20, 4 ते 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। आपको बताना है कि इनका एवरेज क्या हुआ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और बढ़ते 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इनका एवरेज बताना आपको, औसत एवरेज क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मिलते हैं आपको 30 सेकेंड्स। करिए। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। एवरेज निकालने के लिए आपको करना पड़ता है सम ऑफ टर्म्स, टोटल कितने हैं इन सब का जोड़ बटे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये आपको एवरेज निकालने के लिए करना पड़ता है। और इसमें क्या है, हमें सबका स्क्वायर दे रखा है। n नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1
अपॉन 6। स्क्वायर्स का जो n टर्म होते हैं उनका सम निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुट कर दो, टोटल 7 टर्म है हमारे पास, एक से लेकर के 7 तक। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8 इंटू 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15/6। काट दीजिए, 3 5, तो ये हो गया 5 चौका 20 और 7 140। ठीक है, 140 टोटल क्या आ गया हमारा, सम आ गया। सम इज 140। टोटल टर्म कितनी है, 7। नंबर ऑफ टर्म 7। ये क्या होता है हमारा एवरेज। ये हो गया हमारा 20 एवरेज आ गया इसका। ठीक है, ये आ गया हमारा 20 इन सभी नंबर्स का एवरेज। कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को याद रखना, स्क्वायर से हमारा क्या आ गया 140 आ गया हमारा टोटल सम, और 140 बटे टोटल टर्म कितनी है 7, तो हमारा 20 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 20 एवरेज आएगा हमारा। ओके, अब नेक्स्ट सम में क्या है कि फाइंड HCF ऑफ हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। फाइंड HCF ऑफ 30xyz 50xyz एंड 70xyz। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, नाम से ही पता चल रहा है सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमें इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले xyz तो कॉमन दिख ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा 30, 50 और 70 में से कोई भी बता सकता है आराम से कि इसमें से तो 10 कॉमन है। 10, 30, 50 और 70 में से क्या कॉमन है, 10 बचा गया, 3, 5, 7, इनमें से कुछ कॉमन है नहीं है, एक को छोड़ के कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 10xyz। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स नज़दीक है, पढ़ाई करते रहिए। तब तक जय हिंद, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके।